Today I will start with new chapter Constitutional Design Overview. We noted in the previous chapter that in democracy the rulers are not free to do what they like. हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था डेमोक्रेसी में कि जो रूलर्स होते हैं वो फ्री नहीं होते हैं कि वो कुछ भी करें. There are certain basic rules that the citizen and the government have to follow. और कुछ बेसिक रूल्स होते हैं जिसमें सिटीजन और गवर्नमेंट को फॉलो करना पड़ता है. All such rules together are called constitution. और इन सारे रूल्स को एक साथ कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं. एज द सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री, और जो हमारे कंट्री का जो सुप्रीम लॉ है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजन्स की राइट्स को डिटरमाइन करता है एंड और गवर्नमेंट की पावर्स को भी डिटरमाइन करता है और किस तरह से गवर्नमेंट फंक्शन करे ये भी बताता है. इन दिस चैप्टर we ask some basic question about the constitutional design of a democracy. इस चैप्टर में हम डेमोक्रेसी के कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछेंगे. Why do we need a constitution? हमें कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों जरूरत होती है? How are the constitution drawn up? किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन बनता है? Who designs them? उसे कौन डिजाइन करता है? एंड इन व्हाट वे, और वो किस तरह से बनता है. व्हाट आर द वैल्यूज दैट शेप द कॉन्स्टिट्यूशन इन डेमोक्रेटिक स्टेट, और कौन से जो वैल्यू है जो कॉन्स्टिट्यूशन को डेमोक्रेटिक स्टेट में शेप देते हैं. वंस ए कॉन्स्टिट्यूशन इज एक्सेप्टेड, जब एक बार कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, वी वी मेक चेंजेस लेटर एज रिक्वायर्ड बाय द चेंजिंग कंडीशन. जब एक बार कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, क्या हम उसमें चेंज कर सकते हैं जो कि चेंजिंग कंडीशन के द्वारा रिक्वायर्ड होता है. वन रिसेंट इज इन इंस्टेंस ऑफ डिजाइनिंग कॉन्स्टिट्यूशन फॉर डेमोक्रेटिक स्टेट इज दैट ऑफ साउथ अफ्रीका. और इस तरह का एक एग्जाम्पल है जिसमें किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया जाता है डेमोक्रेटिक स्टेट में, वो है साउथ अफ्रीका. We begin this chapter by looking at what happened there and how the South Africans went about this task of designing their constitution. और हम लोग देखेंगे कि क्या हुआ था साउथ अफ्रीका में जब वो कॉन्स्टिट्यूशन का को बनाने का टास्क ले रहे थे. देन वी टर्न टू हाउ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड, और फिर हम देखेंगे किस तरह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना एंड व्हाट इज फाउंडेशनल वैल्यूज, और उसकी फाउंडेशनल वैल्यूज कॉन्स्टिट्यूशन की क्या है एंड हाउ इट प्रोवाइड्स ए गुड फ्रेमवर्क फॉर for the conduct of the uh, for the for the conduct of the citizens life and that of government. और देखेंगे कि ये किस तरह से जो सिटीजन्स की लाइफ है उसे एक गुड फ्रेमवर्क देता है. Now, the next topic is Democratic Constitution in South Africa. I have fought against white domination and I have fought against black domination. And I have cherished the ideal of a democratic and free society in which all persons live together in harmony and with equal opportunity. It is an ideal which I hope to live for and to achieve. But if needs be, it is an ideal for which I am prepared to die. जो ये एक कोटेशन है, ये नेल्सन मंडेला ने लिखा है. दिस वॉज नेल्सन मंडेला बीइंग ट्राइड फॉर ट्रेजर. ये जो सारा कोटेशन है, ये कोटेशन नेल्सन मंडेला ने
का है, जो कि ट्रेजन का आरोप उन पे लगाया गया था बाय द वाइट साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट। वाइट, जो साउथ अफ्रीका में वाइट लोग रहते थे, उन लोगों ने नेल्सन मंडेला पे ये गद्दारी का आरोप लगाया था। ही एंड 7 अदर लीडर्स वेर सेंटेंस्ड टू लाइफ। और वो और उसके साथी जो दूसरे लीडर्स थे, उनको सजा दी गई थी, सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। उन्हें कैद की सजा दी गई थी इन 1964 फॉर डेयरिंग टू अपोज द एपाथाइड रेजिम। और किसके लिए? जो एपाथाइड है उस रेजिम के लिए उनको सजा दी गई थी इन हिज कंट्री। ही स्पेंट द नेक्स्ट 20 years 8 years in South Africa's most dreaded prison, रॉबन आइलैंड। और उनको 28 इयर्स के लिए साउथ अफ्रीका के जेल में, जिसका नाम था रॉबन आइलैंड, उसमें उस जेल में डाला गया था। स्ट्रगल अगेंस्ट एपाथाइड। Apartheid was the name of a system of racial discrimination unique to South Africa. जो एपाथाइड है, एक ऐसा सिस्टम था जो कि साउथ अफ्रीका में बहुत ही ज्यादा प्रेवलेंट था। इसमें भेदभाव, जाति जो भेदभाव था वो लोगों के बीच में देखा जाता था। जैसे इंडिया में ब्लैक और वाइट के बीच में भेदभाव होता था, उसी तरह से साउथ अफ्रीका में भी ब्लैक और वाइट के बीच में भेदभाव होता था, जिसे एपाथाइड सिस्टम कहते हैं। द वाइट यूरोपियंस इम्पोज दिस सिस्टम the white Europeans imposed this system on South Africa. जो white Europeans थे, उन्होंने ये सिस्टम साउथ अफ्रीका में लगाया था। During the 17th and 18th century, the trading companies from Europe occupied it with arm and force. और 17 और 18 सेंचुरी में जो यूरोप की ट्रेडिंग कंपनीज थी, उन्होंने अपने आर्म और फोर्स से वहां पे ऑक्युपाई कर लिया था। इन द वे दे ऑक्युपाइड इंडिया। जैसे इंडिया में यूरोपियन ने जो यूरोपियंस थे वो इंडिया में आए थे और इंडिया को ऑक्युपाई कर लिया था, उसी तरह से अफ्रीका में भी उन लोगों ने बाय ट्रेडिंग ऑक्युपाई किया था। But unlike India, a large number of whites had settled in South Africa. जैसे इंडिया में वाइट लोग, ब्रिटिश लोग आए थे और वो सेटल हो गए थे, उसी तरह से बहुत सारे जो वाइट्स हैं वो भी साउथ अफ्रीका में आए और यहाँ पे आके सेटल हो गए, एंड दे बिकेम द लोकल रूलर्स। और वो यहाँ के लोकल रूलर बन गए। द सिस्टम ऑफ apartheid divided the people and labeled them on the basis of their skin color. जो एपाथाइड सिस्टम है उसने लोगों को लेबल कर दिया था, किस बेसिस पे? कलर के बेसिस पे। द नेटिव पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका आर ब्लैक इन कलर। जो साउथ अफ्रीका के जो रहने वाले लोग थे वो ब्लैक कलर में थे, एंड दे मेड अप अबाउट 3/4 ऑफ द पॉपुलेशन। और इन ब्लैक लोगों की जो पॉपुलेशन थी वो 3/4 पॉपुलेशन थी, एंड दे वेर कॉल्ड एज ब्लैक, और उन्हें ब्लैक कहा जाता था। बिसाइड दीज टू ग्रुप्स देयर वेर पीपल ऑफ मिक्स्ड रेस। और इन टू ग्रुप्स के बीच में मिक्स रेस थी। किसके बीच में? ब्लैक और वाइट के बीच में मिक्स रेस थी, हु वेर कॉल्ड कलर्ड। और इस मिक्स रेस को कलर्ड कहा जाता था। इन लोगों को कलर्ड कहा जाता था। एंड पीपल हु माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया
और जो लोग माइग्रेट कर गए थे इंडिया से, द वाइट रूलर इंस्टेड द वाइट रूलर ट्रीटेड ऑल non-white as inferiors. The white ruler treated all non-white as inferior. जो white rulers थे वो सारे non-whites को inferior मानते थे. And the non-white did not have voting rights. और जो non-whites थे उनके पास कोई भी voting rights नहीं थी. The apartheid system was particularly oppressive for the black. जो apartheid system थी वो blacks के लिए बहुत ही oppressive थी. मतलब जो system था ये black लोगों को दबाता था. They were forbidden from living in white areas. और ये लोग जो white areas में थे वहां पे इन लोगों को रहना मना था. Forbidden मतलब होता है मना करना. They could work in white areas only if they had a permit. और ये लोग तभी white areas में वर्क कर सकते थे जब उनके पास परमिट होता था. ट्रेन, buses, taxis, hotels, hospitals, schools and colleges, libraries, cinema halls, theater, beaches, pools. Pools, public toilets. इन सब जगह में they were all separate for the white and the black. इन सब एरियाज में ब्लैक और वाइट के लिए वाइट और ब्लैक के लिए सेपरेट सेपरेट जगह थी. ये लोग जो वाइट थे वो उनके लिए अलग था और ब्लैक लोगों के लिए अलग था. दिस वॉज कॉल्ड सेग्रीगेशन. और इसे सेग्रीगेशन कहा जाता. सेग्रीगेशन मतलब होता है सेपरेशन, अलग होना. दे कुड नॉट इवन विजिट द चर्चेस वेयर द वाइट वर्शिप. और वो लोग उन चर्चेस में भी नहीं विजिट करते थे जहां पे वाइट वर्शिप करते थे. ब्लैक्स कुड नॉट फॉर्म एसोसिएशन और प्रोटेस्ट अगेंस्ट द टेरिबल ट्रीटमेंट. जो ब्लैक्स थे वो अपना एसोसिएशन नहीं बना सकते थे और ना ही प्रोटेस्ट कर सकते थे जो टेरिबल, जो खतरनाक भयानक ट्रीटमेंट उनके साथ हो रहा है उसके अगेंस्ट में वो लोग प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते थे. सिंस 1950 और 1950 से द ब्लैक्स, colored and Indians fought against the apartheid system. 1950 से जो blacks थे और जो colored रेस था और जो इंडियंस थे इन्होंने apartheid सिस्टम के अगेंस्ट में उन्होंने लड़ाई लड़ी. दे लॉन्च प्रोटेस्ट, मार्चेस एंड स्ट्राइक. और उन्होंने इसके लिए मार्चेस और स्ट्राइक्स लॉन्च किया. Then the African National Congress ANC was the umbrella organization. ये अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन थी that led the struggle against the policies of segregation. और ये जो एसोसिएशन थी इसने स्ट्रगल किया किसके अगेंस्ट में? द पॉलिसीज ऑफ द सेग्रीगेशन. दिस इंक्लूडेड मैनी वर्कर यूनियन. और इसमें बहुत सारे वर्कर यूनियन इंक्लूड थे. कम्युनिस्ट पार्टी भी इसमें इंक्लूड थी. मैनी sensitive white also joined the ANC to oppose apartheid. और जो कई भावुक, जो बहुत अच्छे जो whites थे जिनके प्रति भावना थी उन्होंने भी ANC को ज्वाइन किया कि क्या अपोज करने के लिए? apartheid. And they played a leading role in this struggle. और उन्होंने एक लीडिंग रोल प्ले किया इस स्ट्रगल में. Then several countries denounce apartheid as unjust and racist. और कई कंट्रीज ने इस apartheid सिस्टम को unjust और racist बताया. कहा कि ये अन्यायपूर्ण है और ये जाति से भरा हुआ है. But the white racist government continued to rule by detaining. मगर जो वाइट गवर्नमेंट थे वो
कंटिन्यू रूल करने लगे बाय, उसका मतलब विरोध करके, टॉर्चरिंग एंड किलिंग थाउजेंड ऑफ ब्लैक एंड कलर पीपल। मगर ये जो व्हाइट लोग थे, ये जो ब्लैक और जो कलर लोग थे, जो व्हाइट और कलर के बीच पे जो मिक्स ग्रुप था, उस पे वो लोग टॉर्चर करने लगे। Then towards a new constitution, as protest and struggle against apartheid had increased, और जैसे ये प्रोटेस्ट और स्ट्रगल apartheid के अगेंस्ट में बढ़ता गया, the government realized that they could no longer keep the blacks under their rule। और जो गवर्नमेंट है उसने महसूस किया कि वो बहुत लंबे समय तक ब्लैक्स को दूर नहीं रख सकते हैं अपने रूल के अंदर, थ्रू रिप्रेशन, मतलब दबाव के अंदर उन्हें दूर नहीं रख सकते हैं। द वाइट रेजीम चेंज इट्स पॉलिसी, जो वाइट जो शासन प्रणाली थी उसने अपनी पॉलिसीज चेंज कर दी। डिस्क्रिमिनेटरी लॉज वेयर रिपीट, जो डिस्क्रिमिनेटरी लॉ थे वो बनाए गए। बैन ऑन पॉलिटिकल पार्टीज एंड रेस्ट्रिक्शन ऑन द मीडिया वेयर लिफ्टेड, पॉलिटिकल पार्टीज में बैन लगा दिया गया और मीडिया में जो जितने रेस्ट्रिक्शन थे, जितने प्रतिबंध थे, वो उठा लिए गए। देन आफ्टर 28 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट, और 28 years के जेल के बाद नेल्सन मंडेला वॉक आउट ऑफ द जेल एज ए फ्री मैन। वो उसको वहां से जेल से हटा दिया गया और वो फ्री मैन की तरफ से जेल से बाहर निकले। फाइनली एट द मिडनाइट ऑफ 26 अप्रैल 1994, the new national flag of the Republic of South Africa was unfurled, और नेशनल फ्लैग साउथ अफ्रीका का फहराया गया। एंड इट मार्क द न्यूली बॉर्न डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, और इसने वर्ल्ड में एक नया बॉर्न डेमोक्रेसी को जन्म दिया। द एपथाइड गवर्नमेंट केम टू एन एंड, और इसके बाद जो एपथाइड गवर्नमेंट थी वो उसका अंत हो गया। एंड पेविंग द वे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मल्टी रेशियल गवर्नमेंट, और उसके बाद मल्टी रेशियल गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ। हाउ डिड दिस कम अबाउट? लेट अस हियर नेल्सन here Mandela, the first president of this New South Africa, on this extraordinary transition। और किस तरह से ये हुआ, ये हम जो फर्स्ट प्रेसिडेंट है साउथ अफ्रीका, उसके इस एक्स्ट्राऑर्डिनरी के लेक्चर में हम लोग सुनेंगे। हिस्टोरिकल एनिमीज succeeded in negotiating a peaceful transition from apartheid to democracy, exactly because we were prepared to accept the inherent capacity of goodness in the other. My wish is that South Africans never give up on the belief in goodness, that the cherish that faith in human being is the cornerstone of our democracy। जो नेल्सन मंडेला है उसने कहा कि हम लोगों को उन्होंने कहा कि हम लोगों को अपनी जो अच्छाई है वो नहीं छोड़नी चाहिए, जो हम में अच्छाई है, और हमको अच्छाई पे ध्यान देना चाहिए, और हमको ह्यूमन बीइंग है उनके बारे में करना चाहिए। और ये बताया कि जो जो वाइट ने उन लोगों के साथ अत्याचार किए हैं उनको माफ कर देना चाहिए।